The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के गलत इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। पुलिस रासुका लगाती है और कोर्ट में वो खारिज हो जाते हैं। इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की 120 याचिकाओं पर सुनवाई की। इनमें आरोपियों पर रासुका लगाया गया था और इसके खिलाफ ही याचिकाएं दाखिल की गई थी। कोर्ट ने 120 में से 94 मामलों में जिलाधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपियों को बरी कर दिया गया। ये मामले प्रदेश के 32 अलग अलग जिलों से आए थे। जिन मामलों में रासुका लगाई गई है उनमें गौहत्या के मामले सबसे ज्यादा हैं। कुल 41 मामले ऐसे हैं जिनमें गौहत्या का आरोप लगाया गया है। ये हाईकोर्ट पहुंचे कुल मामलों के 1/3 के बराबर हैं। सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। इन पर गौहत्या के लिए एफआईआर दर्ज की गई और इन्हें जिलाधिकारी के आदेश पर हिरासत में लिया गया। इनमें से 30 मामलों में तो हाईकोर्ट ने यूपी प्रशासन को तगड़ी फटकार लगाते हुए जिलाधिकारियों के आदेश भी रद्द कर दिए। आरोपियों को तुरंत रिहा करने के आदेश भी दिए गए। बाकी बचे 11 मामलों में से सिर्फ एक मामला ऐसा था जिसमें हिरासत बरकरार रह सकी। उसमें भी लोअर कोर्ट और बाद में हाई कोर्ट ने यह कहकर जमानत दे दी कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि देश भर में जहां भी एनएसए यानी कि रासुका लगाई गई, वहां जिलाधिकारियों ने इसे लगाने के एक जैसे ही कारण बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आरोपी दोबारा जेल से बाहर आया तो उसकी हरकतों से आम जनजीवन पर असर पड़ सकता है। कम से कम 11 हिरासत में लिए जाने के केसेस में कोर्ट ने कहा है कि आदेश पास करते वक्त जिलाधिकारी ने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि 13 लोगों के मामले में कोर्ट ने कहा कि उन्हें रासुका लगाए जाने के खिलाफ खुद को प्रभावी तरीके से पेश नहीं किया जाने दिया गया। 7 मामलों में कोर्ट ने ध्यान दिया कि मामले कानून व्यवस्था के दायरे में आते हैं। इनमें रासुका लगाए जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह हिरासत में लिए गए 6 मामलों में कोर्ट ने आरोपी को आपराधिक पृष्ठभूमि वाला भी नहीं पाया। दूसरी सुर्खी भी उत्तर प्रदेश से ही है। आज पंजाब पुलिस ने रोपड़ जेल में बंद गैंगस्टर विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को रोपड़ से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यूपी पुलिस सड़क मार्ग से मुख्तार को लेकर आ रही है। मुख्तार को एम्बुलेंस में लाया जा रहा है। साथ में डॉक्टरों की एक टीम भी मौजूद है। मुख्तार को लाने के लिए गई यूपी पुलिस ने 150 पुलिसकर्मियों की टीम भेजी है। कल सुबह तक मुख्तार के बांदा जेल पहुंचने की उम्मीद है। 2019 में रंगदारी का एक मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस मुख्तार को यूपी के बांदा जेल से लेकर गई थी। बीते 2 साल में यूपी सरकार ने कई बार मुख्तार की कस्टडी लेने की कोशिश की, लेकिन रोपड़ जेल प्रशासन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हर बार मना कर देती थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने मुख्तार की कस्टडी यूपी सरकार को देने का आदेश दिया। बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने पर मुख्तार के परिवार ने उनकी जान को खतरा बताया है। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी ने आशंका जताई है कि मुख्तार को फर्जी एनकाउंटर में मारने की साजिश रची जा सकती है, जबकि मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने मुख्तार की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाने की बात कही है। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। जस्टिस एनवी रमन्ना देश के अगले चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस रमन्ना 24 अप्रैल को देश के 48वें चीफ जस्टिस का कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज जस्टिस एनवी रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। सीजीआई के रूप में जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल लगभग 16 महीने का होगा। वो 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे। चौथी सुर्खी चुनावी राज्यों से है। आज का दिन देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए काफी अहम रहा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के साथ केरल की सभी 140 सीटों पर मतदान हो रहा है।
असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की सभी 30 सीटों पर भी आज वोटिंग है। विधानसभा चुनाव के इतर मल्लपुरम और कन्याकुमारी की लोकसभा सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। इस तरह से बंगाल के अलावा बाकी राज्यों में आज से चुनावी शोर थम जाएगा। मतदान के दौरान कई जगहों से छिटपुट मारपीट की खबरें भी आती रहीं। बंगाल के आरामबाग में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए। माहौल तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा बलों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ईंट पत्थर से हमला करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्रीय सुरक्षा बलों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया। अगर वोट फीसदी की बात करें तो शाम 5:30 बजे तक तमिलनाडु में 63.47%, बंगाल में 77.68%, केरल में 69.95%, असम में 78.94% और पुदुचेरी में 77.68% वोटिंग हुई है।